नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग साउंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने सबसे ये अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड क्या है, आपकी एक तरंग है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या क्लियर किया, वेव क्या होता है। ठीक है, वेव क्या होता है हमने आपको पूरा कंसेप्ट और पूरा प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने दिखाई। फिर मैंने आपको वेब का क्लासिफिकेशन क्या, बेस्ड ऑन मीडियम, यानी एक आपका मैकेनिकल वेब यानी कि यांत्रिक तरंग और एक आपका था वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमने जो बेस रखा था मीडियम के आधार पर हमने मैकेनिकल वेव देखे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखे। फिर मैंने वाइब्रेशन के आधार पर मैंने आपको वेव का क्लासिफिकेशन करवाया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक आपका ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। यहाँ तक चीज़ें हमने देखने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि वेब में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें जाननी होती है, यानी कि अगर आप वेब की बात कर रहे हैं तो वेब के पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एक तो फ्रीक्वेंसी जिसे आवृत्ति कहते हैं, एक आपका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, फिर एक आपका टाइम पीरियड और एक आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने आपको क्या कराया, इसके बीच का रिलेशनशिप बताया, किसके किसके बीच में, कि आपका किस प्रकार से वेलोसिटी के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, या फिर वेलोसिटी और लैम्डा या फिर कह सकते हैं वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप, और उसके न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। ठीक है, काफ़ी डिटेल है, ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया। और उसी में से मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम मैकेनिकल वेव के बारे में हमने आपको बताया था, यानी कि वो तरंग मैकेनिकल वेव को हम कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि या तो सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस, कोई ना कोई एक मीडियम होनी चाहिए जहाँ पर आप मैकेनिकल वेव को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। वैक्यूम में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमने क्या ली थी, साउंड। और साउंड को हमने क्या कहता है कि साउंड कैसा एक आपका तरंग है, तो साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में भी अगर आपसे और थोड़ा सा डिटेल पूछ ले कि साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या फिर अनुप्रस्थ तरंग है यानी कि ट्रांसवर्स वेव है, तो मैंने क्या कहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है आपका साउंड, जिसमें वेव के पार्टिकल टू एंड फ्रो या फिर वेव के डायरेक्शन के पैरेलली क्या करते हैं, समानांतर वाइब्रेशन करती है या फिर कंपन करते हैं। ये सब चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होगी। तो भाई चलिए अब हम समझते हैं साउंड को, पूरा डिटेल समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे डेफिनेटली आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे तो बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ से बनने के काफ़ी चांसेस है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपके इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह यहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो जो लोग भी अभी तक अगर इनरोलमेंट नहीं लिए हैं तो आप हमारे साथ आकर फोकस स्टडी विद तभी हमारा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करिए। और यकीन मानिए आप 180 मार्क्स के लिए जो आपको कोर्स प्रोवाइड की गई है, चाहे वो आपका साइंस सेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे आपका मैथ्स में आपको पूरा कंप्लीट है और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, साथ के साथ फ्री है मैथ अगर आपने लिया है तो। और आपको रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट 180 मार्क्स, और साथ के साथ आपको कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट में। टोटल आपको अभी 5 टेस्ट दे दिया गया है, अभी और 5 टेस्ट अपलोड की जाएगी। तो देखिए इस तरह से अगर आप चाहते हैं कंटेंट वाइज और कंटेंट क्वालिटी होगी तभी सर आप सिलेक्शन के कदमों के पास एकदम पहुंच पाइएगा, क्योंकि विदाउट कंटेंट कंसेप्ट चीज़ें आप रटते रह जाइए, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से या बड़े टीचर से कोई फायदा नहीं है सर, जब तक चीज़ें क्लैरिटी और एक सिस्टमैटिक वे में। अब देखिए फिजिक्स हम लोग ऑलमोस्ट में अब हम लोग आ चुके हैं एकदम सिस्टमैटिक वे में। कितना दिन मैंने आपका क्लास लिया होगा, मोस्टली 22 से 25 दिन की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स, अब मैं आपका यहाँ पर इतने दूर तक पहुँच गया और 2 दिन में मैं आपका साउंड खत्म करूँगा। और ये भी नहीं है कि मैंने कोई ये चीज़ को स्किप किया है, कहीं पर भी कंसेप्ट को लेकर के या क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर के या थ्योरी में कहीं भी या कहीं ऊपर ऊपर मैं निकल गया। देखिए इतना तो खैर कहीं भी नहीं आपको दिया जा रहा होगा JSSC CGL की अगर मैं बात कर लूँ तो, लेकिन हाँ मेरा जो भी मैं आपको कमिटमेंट किया भाई वो मैं आपको करके देना चाहता हूँ। तो चलिए साउंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साउंड की बात अगर कर ली जाए तो साउंड क्या है, आपका एक वेव है। वेव हिंदी में क्या कहते हैं, इसको एक तरंग। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कोर्स में नहीं भी है वो भी ज्वाइन करिएगा। JSSC JPSC स्पेशलिस्ट ये ग्रुप है आपका। ठीक है, तो साउंड क्या है, आपका एक वेव होता है यानी कि एक तरंग होता है। तरंग क्या होती है, एक डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तरंग क्या है आपकी, एक डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स में। ठीक है, कहाँ, तो मीडियम के पार्टिकल्स में, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, हिंदी में हम ये कहेंगे जो तरंग है आपका एक विक्षोभ होता है, और ये विक्षोभ कहाँ, तो माध्यम के कणों में। ठीक है ना, माध्यम के कणों में जब कोई आप विक्षोभ क्रिएट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरंग देखने को मिलती है। और साउंड कैसी तरंग है, तो आप कहेंगे साउंड, पहला पॉइंट आप लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन,
पहला तो आप इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखिएगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ में आ रहा होगा आपको कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी कोई वाइब्रेशन होगी, ठीक है ना, तब जाकर के आपको साउंड सुनाई पड़ती है। जैसे कि अभी आपको देखिए, ये पेन ने आप इस कॉपी को जैसे ही मारा तो आपको एक साउंड सुनाई पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं और ये जो कागज का जो पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो साउंड की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो साउंड को आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, साउंड इज produced by the vibration, sound is produced by the vibration of object, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पदार्थ में कंपन के कारण, ठीक है ना, पदार्थ में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। पदार्थ में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। साउंड कैसे जनरेट होती है ये क्लियर हो गया आपको, कि जब भी कोई वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना, वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन होता है तब जाके आपको कोई ना कोई साउंड सुनाई पड़ती है। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखना है साउंड के बारे में, कि साउंड आपसे पूछा जाएगा कि साउंड कैसा वेव है, तो आप क्या लिखेंगे, साउंड इज मैकेनिकल, साउंड इज मैकेनिकल, MECHNI से मैकेनिकल में, और कौन सा, तो मैकेनिकल में आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि ध्वनि आपकी कैसी वेव है। देखिए ये सब क्लियर आपको हो रहा होगा ना भाई, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है। ध्वनि क्या आपका, ध्वनि एक यांत्रिक, कल की क्लास इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एप्लीकेशन में सारा वीडियो अपलोडेड है, जरूर से सारा का सारा देखिए, जिस तरह से सिस्टमेटिक वे में वीडियो अपलोड हो रही है उसी तरह से चीज़ें खत्म करते चली जाइए, बीच में इधर उधर करिएगा, कंसेप्ट आपका छूटेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को रिलेट करके ही बताता हूँ। तो ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए हमें ये बताइए, अगर मैकेनिकल के बात की जाए, मैकेनिकल का मतलब क्या है कि इसके लिए क्या होगी, मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि मैकेनिकल वेव को अगर आपको उत्पन्न करना है, यानी कि यांत्रिक तरंग अगर आपको उत्पन्न करना है, तो आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। ये आप वैक्यूम में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं साउंड को, ठीक है, या फिर आप कहें तो मैकेनिकल वेव को आप वैक्यूम में उत्पन्न नहीं कर सकते। साउंड कैसी वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में मैंने ये कहा था कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, या फिर ये जो वेव के डायरेक्शन के समानांतर, ठीक है ना, यानी जो वेव का डायरेक्शन है, यानी जो तरंग की जो दिशा है उसकी समानांतर आपकी पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, उस वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, साउंड वेव कैन ट्रेवल इन, साउंड जो है आपका कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकता है, तो आप लिखेंगे साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, सॉलिड में भी आपको सुनाई पड़ेगा साउंड, लिक्विड में भी और गैस में भी, ठीक है। क्लियर हो गया। बट अगर आपसे यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, बट नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बट नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, निर्वात में ये क्या होगी आपकी, नहीं उत्पन्न की जा सकती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, ध्वनि जो है आपकी ठोस में, द्रव में और गैस, ठीक है ना, गैस, ये तीनों माध्यम में आप क्या कर सकते हैं, आपकी ये ध्वनि चल सकती है, तीनों माध्यम में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, तीनों माध्यम में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, या फिर चल सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पन्न हो सकती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं हो सकेगी, ठीक है ना, लेकिन निर्वात में नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर हो गया यहाँ पे, लेकिन निर्वात में नहीं। चलिए अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। नहीं, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, उसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप नोट डाउन करें। मैंने ये कहा कि साउंड जो है आपका, चाहे आप सॉलिड की बात करो, चाहे लिक्विड या गैस, तीनों में आप क्या कर सकते हैं, साउंड वेव आप क्रिएट कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं, या साउंड वेव वहाँ पे क्या कर सकती है, चल सकती है। लेकिन अगर वैक्यूम है, जैसे कि अगर निर्वात की बात कर ली जाए, जब चंद्रमा पे चले जाएं, वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो आपको वहाँ पर साउंड सुना ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने भी साउंड से बोल लो या बॉक्स बजा लो, कुछ भी, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं है। और अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड वहाँ पर ट्रैवल ही नहीं करेगी, या फिर साउंड वहाँ उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मैकेनिकल है यानी उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट जो है, स्पीड ऑफ साउंड की बात की जाती है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो ध्वनि की जो चाल है किसमें सबसे अधिक होती है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड की साउंड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, और उसके बाद आपको गैस में होती है, ठीक है। सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में।
अब कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना वैल्यू, जैसे कि आपको पूछा जाएगा स्टील में, ठीक है, स्टील क्या है पहले ये बताइए, सॉलिड या लिक्विड? तो सॉलिड है। स्टील में जो स्पीड साउंड की जो स्पीड होती है वो 5550 मीटर पर सेकेंड होती है, ये अप्रॉक्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम जो स्पीड होती है साउंड की अगर सॉलिड में पूछ लिया जाएगा तो स्टील कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए वाटर में, यानी कि अगर लिक्विड में अगर बात की जा रही है, वाटर क्या आपका एक लिक्विड है, तो वाटर में आपको 1500-1400 के आसपास ही, ये अप्रॉक्स वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1500 मीटर पर सेकंड। आप दूसरी कोई किताब देखेंगे तो कुछ 1530-1545 मिलेगा, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि सॉलिड में जो आपको वैल्यू मिलेगी साउंड की 5000 प्लस, लिक्विड में 1500 के आसपास, और गैस की अगर बात कर ली जाए इन गैस या फिर आप कहें ईयर में, जो साउंड की जो स्पीड होती है कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको एक नॉमिनल मैंने अप्रॉक्स में चीज़ें यहाँ पे लिख दी है भाई, इसलिए इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग। मैंने ये कहा कि जो साउंड की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा कहाँ, तो सॉलिड में। देखिए सॉलिड स्टील में सबसे ज़्यादा स्पीड है, 1 सेकंड में 5505 मीटर कवर कर लेती है आपकी साउंड। उसके बाद लिक्विड में देखिए 1500 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो साउंड जो है आपका 1500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। और उसके बाद गैस यानी कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है 1 सेकंड में ये 332 मीटर ही कवर कर पाती है, ठीक है। ये एक मैंने रफ डाटा लिया है, अप्रॉक्स में चीज़ें आप किताब पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको अलग अलग डाटा देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। अब हम लोग चलते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी आपको 4 करवाऊंगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि इजी है, ये इजी नहीं है भाई, कंसेप्ट है यहाँ पे। पहला सवाल आपको पूछा गया है क्या, कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। पहले रुकिए, मैं आपको पहले रिवीजन कराता हूँ कि अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है पहले, ठीक है ना। पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी आपको ये बताया कि सर हमने आपको क्या बताया, साउंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया, ठीक है। साउंड के बारे में मैंने क्या क्या बताया, पूरा चीज़ रिवाइज करवाते हैं। देखिए हमने ये कहा कि साउंड क्या होती है, एक तरंग होती है, यानी कि एक वेव है। क्लियर है, कल ही हमने समझा था साउंड क्या है, आपकी एक वेव है। वेव हमने क्या कहा था कि किसी भी मीडियम के पार्टिकल में जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक तरंग देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं वही लिखा था। पहला पॉइंट हमने ये लिखा था कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि पदार्थ में जब कंपन होती है, कंपन होगी किस में, पदार्थ है, पदार्थ किससे बनी होती है, कणों से, छोटे छोटे कणों से। ये सब अब आपको क्लियर होगा भाई, पहले क्लास में अगर आप आए हैं तो पदार्थ में कंपन के कारण क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा हमने ये बताया साउंड कैसी तरंग होती है, यानी कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, यानी कि ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, जिसके लिए क्या होती है, आपको एक मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस होगी तभी, इनमें से कोई भी एक मीडियम होगा तभी जाकर के आपको मैकेनिकल वेव आप उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल वेव वहां पर चल सकती है। फिर मैंने आपको बोला कि साउंड जो है एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो मैंने आपको जो पार्टिकल आपका वाइब्रेट करता है उसके आधार पर मैंने 2 वेव बताए, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक आपका ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हमने ये कहा था कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो टू एंड फ्रो या फिर जो वेव के डायरेक्शन होते हैं उसके समानांतर वाइब्रेशन करती है। वैसे तरंग को आप क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। साउंड कैसी है, तो आपको मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी कि साउंड के लिए मैकेनिकल क्या बता रहा है, आपको एक मीडियम की आवश्यकता है, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या बोल रहा है कि साउंड में जो आपका जो वाइब्रेशन होता है, साउंड क्या एक तरंग है, यानी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा पार्टिकल के बीच में, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो, यानी कि आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि साउंड को आप सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं, या साउंड आपका ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में यानी कि निर्वात में आपका साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। फिर मैंने आपको स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट बताया कि साउंड की जो स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आपकी सॉलिड में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, तो सॉलिड में होती है। फिर मैंने कहा कि साउंड की सबसे मैक्सिमम स्पीड सॉलिड के बाद कहाँ, तो आप कहेंगे लिक्विड, ठीक है। क्लियर है इतना। उसके बाद मैंने आपको कहा कि उसके बाद गैस, यानी कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस। कहने का मतलब ये है
कि आप कोई बॉक्स लीजिए, सॉलिड बॉक्स में आप कोई साउंड से हेलो बोलिए, या फिर लिक्विड पानी के अंदर जाकर के हेलो बोलिए, या फिर गैस में जो बोलिएगा, तो सबसे ज़्यादा जो साउंड की जो स्पीड होगी, जो वो ट्रैवल करेगी सबसे कहाँ ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब वैल्यू मैंने ये बताया, प्रूफ देखिए, इन स्टील में जो होता है, जो साउंड ट्रैवल करती है 5550 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि 1 सेकेंड में साउंड आपकी 5550 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। वहीं अगर आप लिक्विड में आप कोई भी साउंड आप जनरेट करते हैं तो वो आपका स्पीड कवर करती है 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में साउंड कितनी मीटर कवर करती है, 1500 मीटर। ये भी अप्रॉक्स है। और ईयर में जो साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। और ये मैंने जो भी बोला अप्रॉक्स बोला भाई, किताब में कुछ वैल्यू आगे पीछे होगी, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको। अब मैंने आपको पहला सवाल ये पूछा, जो साउंड की जो स्पीड होगी ये मैक्सिमम किस में होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में। आप बोलेंगे सर सॉलिड में। क्लियर है, ये यहाँ पे क्लियर है। अब आइए अगला सवाल, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, हमें ये बताइए इस सवाल में सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, हमें ये बताइए। तो ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है एयर में, स्टील में, वाटर में, वैक्यूम में। तो सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड कहाँ होती है, सॉलिड में। तो सॉलिड क्या एयर है, यानी कि ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। लिक्विड में भी नहीं होगा, वैक्यूम में भी नहीं होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगा, स्टील में। क्यों, क्योंकि स्टील क्या आपकी सॉलिड। तो देखिए सॉलिड लिक्विड गैस पहला आपको यहाँ लिख के पूछा, दूसरा आपको सॉलिड लिक्विड गैस पूछा नहीं, यहाँ पर आपको चेक किया कि आपको पता होना चाहिए कि एयर, स्टील और वाटर और वैक्यूम में कौन सॉलिड है जिसमें आपकी मैक्सिमम साउंड की स्पीड होगी। तो स्टील सॉलिड है, ये क्लियर हो गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ठीक है, अभी तक इजी सवाल है। अब आपका अच्छा सवाल आता है। सवाल आपसे अगला पूछा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी, आयरन में। तो अब आप बोलोगे सर आयरन ये आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद स्टील, स्टील भी आपका क्या है, सॉलिड है। ये वाटर, चलिए ये लिक्विड हो गया, यहाँ पे स्पीड तो मैक्सिमम नहीं होगी, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन डी ईयर है, यानी कि यहाँ पर गैस है, यानी यहाँ भी मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी। यानी अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूजन है। तो मैंने क्या कहा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है साउंड की, तो स्टील में 5550 मीटर पर सेकेंड, या मैक्सिमम वैल्यू जो सॉलिड में जो ट्रेवल करेगी वो स्टील में। क्लियर हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चन होगा, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम कहाँ, स्टील में। स्टील क्या है आपका मैक्सिमम, सॉलिड है भाई, यहाँ पे मैक्सिमम होता है सॉलिड में भी। वाटर लिक्विड है, तो ये तो होने से रहा, चलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। आयरन ये भी क्या है आपका, सॉलिड है। और एल्यूमिनियम ये भी क्या है अब आपका, सॉलिड है। तो अभी इस केस में आप कैसे जवाब देंगे, अब इसको समझिएगा। देखिए इसका सही उत्तर जो है आपका एल्यूमिनियम होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एल्यूमिनियम। अब आप कहेंगे सर सॉलिड में मैक्सिमम होता है, यहाँ पर 3 ऑप्शन सॉलिड में थे, लेकिन आपने कहा सर स्टील में साउंड की जो होती है स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। अब समझिएगा कैसे। देखिए एक रिलेशनशिप आपको अभी पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, ठीक है ना, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, हिंदी में क्या लिखेंगे, ध्वनि का जो वेग होता है। ठीक है, ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेंसिटी होता है। ठीक है, रूट अंडर क्या होता है, डेंसिटी होता है, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैं आपके पास 3 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक हो गया आपका कैल्शियम, एक हो गया आपका एल्यूमिनियम, और एक हो गया आपका, चलिए गोल्ड, गोल्ड ही ले लेते हैं, गोल्ड सबकी मनपसंद है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा हमें ये बताइए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक। तो कैल्शियम की कितनी हो गई 20, एल्यूमिनियम की कितनी होगी 33, और गोल्ड की कितनी हो जाएगी 79। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, हिंदी में लिख देते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या मतलब क्या है कि कैल्शियम में 20 एटम है, एल्यूमिनियम 3 है, और 13 है, और गोल्ड में 79 है। अब हाईली डेंस इसमें कौन है सबसे ज़्यादा बताइए, तो ये क्या हो जाएगा 79, यानी कि ये हाईली डेंस होगा। ठीक है, HIGHLY हाईली डेंस होगा, यानी अधिकतम घनत्व होगा इसका। ठीक है, अधिकतम क्या होगा, घनत्व होगा, अधिकतम क्या होगा, घनत्व होगा। और इसका क्या होगा, लेस यहाँ पर डेंसिटी होगा, यानी कि लेस डेंस होगा। ये लेस क्या होगा, डेंस होगा, यानी कि न्यूनतम घनत्व होगा। ठीक है, न्यूनतम घनत्व होगा इसका। ये क्लियर हुआ कि नहीं है, मैक्सिमम घनत्व इसका और न्यूनतम घनत्व इसका, यानी कि मिनिमम किसका, एल्यूमिनियम का। और मैंने आपको रिलेशनशिप बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, यानी कि अगर डेंसिटी कमता है तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर डेंसिटी अगर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर डेंसिटी आपका इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, घटता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, घटता है। कहने का क्या मतलब है
कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गोल्ड, इसकी डेंसिटी क्या मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी कि अगर इन तीनों में आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो गोल्ड में होगी यहाँ पे सबसे मिनिमम होगी। और यहाँ आप एल्यूमिनियम में जो देख रहे हैं यहाँ पर जो घनत्व है, ठीक है ना, अब एटॉमिक नंबर इसकी 13 तो घनत्व इसमें कम होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई, पार्टिकल्स का कंसेप्ट याद आ रहा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस में किस प्रकार पार्टिकल हाईली क्लोजली पैक्ड हो रहे थे, तो वहाँ पे हाईली डेंस था, जंगल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, लेस घनत्व होगा, यानी कि लेस डेंसिटी होगा, न्यूनतम घनत्व, यानी कि घनत्व कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगा। तो यानी एल्यूमिनियम में क्या होता है आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे सही उत्तर मारेंगे एल्यूमिनियम। अब आपके अंदर क्या डाउट आ रहा था कि आपने सर अभी हमें ये बताया कि सर क्या बताया सर कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होती है आपने ये बताया मैक्सिमम आपकी होती है सॉलिड में, ठीक है। फिर आपने बोला सर लिक्विड में, और उसके बाद फिर आपने कहा गैस में। ये आपने सर अभी बताया था। और फिर आपने अभी एक रिलेशनशिप बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, डेंसिटी की होती है। अब सॉलिड में अभी बताइए हमने क्या बताया था, पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल के बीच में सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, मैटर की स्टेट है, जिसमें पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो क्लोजली पैक्ड है तो हाईली डेंस होता है। तो सॉलिड में क्या है सर, हाईली, ये क्या होता है, यहाँ पर डेंसिटी होती है पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल सटे सटे होते हैं। और अगर हाई डेंसिटी है यानी कि डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप उल्टा लिख रहे हैं, सॉलिड में ज़्यादा, यहाँ लिक्विड से गैस, यानी कि सबसे लेस डेंसिटी होती है गैस में, यानी कि अगर सबसे डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा गैस में। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो अब समझिएगा क्या है, देखिए ये जो आपको याद रखना है, जब आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए इस प्रकार से, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड इस तरह से दिया जाएगा, तब आपको चेक करना है ये वाला कंसेप्ट से। लेकिन जब कोई मटेरियल का नाम लिख दिया जाए इस प्रकार से, स्टील, वाटर, आयरन, तो आपको क्या देखना, वहाँ पर स्टीफनेस यानी कि कठोरता देखना है। देखिए सर यहाँ पर आपको एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, स्टीफनेस, जो आपको ये याद रखना है, जो स्टीफनेस इफेक्ट आपको याद रखना, ठीक है ना। स्टीफनेस को हिंदी में कहते हैं कठोरता, स्टीफनेस यानी कि कठोरता। जितना ज़्यादा कठोरता होगा, जितना ज़्यादा स्टीफनेस होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी, या फिर स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी लिखना सही नहीं है, स्पीड होगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वहाँ पर उतना ही मैक्सिमम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा कठोर, तो सॉलिड जितना ज़्यादा कठोर है सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। इसलिए यहाँ पर स्टीफनेस का कंसेप्ट से हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी नहीं होगा दोस्त, स्पीड होगा, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन तो होती नहीं है साउंड की, और स्पीड क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। वेलोसिटी लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, मैकेनिक्स मैंने किस तरह से आपका खोला है, अब देखिए किस तरह से कंसेप्ट यूज मैं कर रहा हूं और आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब कि पूरी क्लासेस अगर आपने एप्लीकेशन में गो थ्रू किए होंगे तो पूरी चीजें क्लियर हो गई। अब हमने बस दो चीज़ें बताया, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। और अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस ये आपको कैसे डिफाइन करना है, तो स्टीफनेस, जितना ज़्यादा कठोर स्पीड ऑफ साउंड उतना ही ज़्यादा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, कोई एलिमेंट दे दिया जाए, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, तो वहाँ पर आपको ये वाला रिलेशनशिप देखना है, जिसकी डेंसिटी कम, वेलोसिटी ऑफ साउंड वहाँ ज़्यादा, और डेंसिटी अगर अधिक होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वहाँ पर कम होगी, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर कम होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दे दिया गया था एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर मैंने वो कंसेप्ट यूज़ किया, ठीक है भाई। तो साउंड का ये हो गया बेसिक पार्ट, यहाँ से चीज़ें खत्म, आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी खत्म। अब हम लोग चलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि जो हमें सुनने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए साउंड की, कितनी होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं साउंड में। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि सुनने योग्य आवृत्ति की सीमा। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर समझिएगा, कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको सुनाई पड़ रही होती है, एक नॉमिनल आपको चीज़ें सुनाई पड़ रही है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड से अगर मैं डीजे प्ले कर दूँ तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा नॉइज़ फील होगा, ठीक है। तो क्या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए हमारे कानों के लिए, और इस पर हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए, जो 20 हर्ट्ज और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 के हर्ट्ज का मतलब क्या है। तो हर्ट्ज और यहाँ पर हर्ट्ज है, ठीक है, यानी कि हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर अब एक आपको दिख रहा है के, ये के क्या है, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए
20K का मतलब है आपका 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यानी इसको अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 20K, और ये आपका लिखा हुआ इस प्रकार से 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या बता रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, यानी कि ये आपको किसकी याद दिला रही है, आपको आवृत्ति की याद दिला रही है। अब हमें ये बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले हमें ये क्लियर करिए। तो फ्रीक्वेंसी हम उसे बोलते हैं कि जो वेव पार्टिकल, ठीक है, सॉरी, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं वो 1 सेकेंड में, ठीक है ना, वो 1 सेकेंड में कितने बार वाइब्रेशन करती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जो साउंड वेव, ठीक है ना, जो साउंड वेव यानी कि जो ध्वनि तरंग जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज, या फिर उसको श्रव्य सीमा कहते हैं। जो हम लोग या फिर ह्यूमन बींग्स, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ह्यूमन, या फिर आप इंसान लिख सकते हैं, जिसको आप जिस साउंड को सुन रहे होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज। यानी जो आप अभी सुन रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 1 सेकेंड में जो मैंने अभी आपको बोला, अभी जो भी बोला वो आपको सुनाई पड़ रहा है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड में जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे 1 सेकेंड में, या तो 20 बार वाइब्रेट कर रहे होंगे या 20 से ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन 20,000 से कम होंगे या 20,000 तक ही वाइब्रेट कर रहा होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। उससे ऊपर हो जाएगा तो यहाँ का कुछ और होगा नाम, यहाँ कुछ और होगा, ये किसी और के लिए यूज़ होगी। यानी कि हम और आप अगर सुन पा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए साउंड की, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज आप कहेंगे। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का कहने का मतलब ये है कि जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, जैसे कि अगर मैं कह दूँ कोई साउंड, आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज है तो वो किस सीमा के तहत आएगी, ऑडिबल रेंज की तरफ आएगी, या अपश्रव्य तरंग, या फिर प्रश्रव्य तरंग, या फिर उसे अल्ट्रासोनिक रे कहा जाएगा या अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाएगा। तो 1500 हर्ट्ज किसके अंदर आएगा, 20,000 हर्ट्ज के अंदर ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कौन से सीमा के अंदर आ जाएगी, ऑडिबल रेंज, या फिर इसे आप ऑडिबल वेव कहेंगे, जो तरंग यानी कि वो साउंड आप जिसको क्या कर पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए, यानी कि अगर यहाँ आप बात कर सकते हैं 19 हर्ट्ज हो गया, 17 हर्ट्ज हो गया, यानी कि आपने वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 19 हर्ट्ज कर दी, यानी कि वो जो तरंग है, यानी कि उसके जो पार्टिकल है 1 सेकेंड में 19 बार वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर 17 बार वाइब्रेट कर रहा है, इस साउंड को आप और हम नहीं सुन सकते हैं। हम यानी कि इंसान जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उस साउंड को सुनने के लिए उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस वेब के पार्टिकल को कितना वाइब्रेशन करना चाहिए 1 सेकेंड में, या तो 20 या 20 से ज़्यादा, और 20,000 हर्ट्ज तक, उससे ज़्यादा अगर होगा तो उसको भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम है अगर किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, ठीक है ना, इंफ्रासोनिक वेव। जैसे कि कुत्ते, ठीक है, डॉग इस साउंड को सुन पाते हैं। आप देखे होंगे कुत्ता सोया हुआ रहता है और आप एकदम धीमी गति से भी चलते हैं, ठीक है ना, तो आपकी धीमी चाल शायद आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ही कम है वो साउंड, लेकिन उस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को ये कुत्ता सुन सकता है, और जिसके कारण वो कुत्ता जग जाता है या पता चल जाता है कि कोई उसके आसपास है, वो फिर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप समझ में आए उसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, यानी कि अपश्रव्य तरंग की कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए। और जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो कितना होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और अगर कोई साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव या फिर पराश्रव्य तरंग। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई साउंड अभी आया, ठीक है, ये साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो तरंग के पार्टिकल 1 सेकेंड में 20,000 से ज़्यादा बार वाइब्रेट कर रहा होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव का नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव से कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी कि जो आपका पराश्रव्य तरंग है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पराश्रव्य तरंग से, उसको लिख लें। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ग्रेटर देन होगी इसकी फ्रीक्वेंसी किससे, 20 किलो हर्ट्ज से इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी।
पहला इसको आपसे पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, किस साइंटिस्ट ने किया था, तो आपको नाम याद रखना है, गाल्टन नामक साइंटिस्ट ने की थी। मैं ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने, गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आपके जो बैट हो गए, ठीक है ना, बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, ठीक है, चमगादड़, ये सभी जो होते हैं आपका अल्ट्रासोनिक या फिर बोल सकते हैं पराश्रव्य तरंग छोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप जैसे कि यहाँ पर आपका कोई बैट है, ये क्या किया, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा, ठीक है। ये जाएगा और अगर इधर कुछ भी चीज़ें नहीं है, यानी कि इसको पता चल जाता है कि इधर कोई भी चीज़ नहीं, क्यों, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा, ये पास हो गया, यानी कि इधर रास्ता में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, ये बैट आराम से उड़ते हुए जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बैट अगर इधर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा और यहाँ पर कोई दीवार होगी और ये वापस रिटर्न अल्ट्रासोनिक वेव आएगा और ये क्या करता है, इस साउंड को केवल ये चमगादड़ ही सुन सकता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। और ये चमगादड़ को पता चल जाता है कि इधर कोई रुकावट है, कोई अवरोधक है, तो हम इधर नहीं जानी है। अब वो अपना डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज करता है, इस प्रकार से वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते रहता है। जिधर पास हो गया अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि रास्ता क्लियर है, वो बैट उधर उधर उड़ता हुआ चला जाएगा। गलती से कभी चमगादड़ घर में घुस जाते हैं तो क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव ही छोड़ता है, ठीक है। दीवार से टकराता है, दरवाजे से टकराता है, तो वो समझ जाता है कि इधर जाना सही नहीं है और फिर किसी तरह वो इस दरवाजे का जहाँ आपके खुला हुआ जो आपका पल्ला होता है उधर अब रे जाता है उसको, और वो रे निकल जाता है बाहर, यानी वो चमगादड़ समझ जाता है कि इधर ही उसे जाना है, बाहर निकलने के लिए, फाइनली वो इस डायरेक्शन में निकल जाता है, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव से यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। आपके सोनोग्राफीज में भी जो किया जाता है उसमें कौन सी तरंग होती है, तो सोनोग्राफी, GRAPHY, सोनोग्राफी, या फिर आप इसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड। तो इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके पेट के अंदर सारी चीज़ों की जानकारियाँ, या कोई भी बेबी अगर हो रही है डिलीवरी तो उसकी कितनी ग्रोथ हो रही है, ये सारी जानकारी आपको अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी, इसका मेडिकल साइंस में रियल नेम है। फिर एक सोनार सिस्टम होता है, सोनार सिस्टम में भी, ये सोनार सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि सोनार सिस्टम में भी कौन सी तरंग का इस्तेमाल की जाती है, तो आपका पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। इंजन क्लीनिंग में भी, इंजन क्लीनिंग में भी आपका क्या किया जाता है, इंजन की सफाई करने के लिए, ये सब कंटेंट मैं दूंगा इसलिए मैं अभी ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ यहाँ। इंजन क्लीनिंग में भी आपका पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर कोई जैसे कि कोई प्लांट वगैरह है जहाँ उसकी चिमनी भट्टी है, ठीक है ना, वो गंदगी अगर कोई कोयले का प्लांट है तो उसकी चिमनी भट्टी में का कोल बैठ जाएगा, तो उस चिमनी को भी साफ करने के लिए इस अल्ट्रासाउंड को, ठीक है ना, चिमनी की सफाई में भी आपका अल्ट्रासाउंड वेब का या फिर पराश्रव्य तरंग की इस्तेमाल की जाती है, चिमनी की सफाई में भी। तो ये इतना आपको याद रखना पराश्रव्य तरंग की बातें। एक तो गाल्टन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था, बैट, चमगादड़, ये सब कौन सा तरंग छोड़ेगा, पराश्रव्य तरंग। सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता, मतलब यूज होता है, सोनार में भी, इंजन क्लीनिंग और चिमनी की सफाई में भी। ऑडिबल रेंज आपका कहाँ से कहाँ होगा, तो अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होगा तो उसे हम कहेंगे ऑडिबल रेंज। उससे ज़्यादा हो गया 20 किलो हर्ट्ज से, उसे हम कहेंगे पराश्रव्य तरंग यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसे हम कहेंगे इंफ्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंग। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड देखते हैं अब हम लोग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे साउंड की एक प्रॉपर्टीज़ इको के बारे में। लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। देखिए, एक वेव है यानी कि एक तरंग दे दिया गया है जिसकी आपको वेवलेंथ दे दी गई है, क्योंकि वेवलेंथ की, तरंग की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो कोई एक तरंग है जिसकी वेवलेंथ क्या दे दी गई, 0.3 मीटर। अच्छा, ये वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ, ठीक है ना, ये याद आ रहा होगा आपको, दो लगातार क्रस्ट और दो लगातार ट्रफ, इस तरह से ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया ट्रफ। तो ये दो लगातार क्रस्ट हो या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसे आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं या फिर लैम्डा कहते हैं। तो ये जो तरंग है इसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई है 0.3 मीटर, यानी कि ये आपको दे दिया गया डिस्टेंस 0.3 मीटर। और कहा गया है कि जो तरंग की जो स्पीड है, वेलोसिटी जो आपको दे दी गई है, वो आपको दे दी गई है 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें पता है क्या v = क्या होता है, और आपसे पूछा गया तो इस वेव के बारे बताइए, ये वेव कौन सा है, ऑडिबल वेव यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से थी, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, या फिर वो माइक्रोवेव है या अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है, या इंफ्रासोनिक यानी कि अपश्रव्य तरंग यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। v = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, कल पता किया था हमने।
तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकालेंगे भी अपन लेमडा। भी कितना है 300, लेमडा कितना है 0.3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 1000। ठीक है, 1000 हर्ट्ज आया आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर 1000 हर्ट्ज आई है तो 1000 हर्ट्ज किसके बीच होगा हमें ये बताइए। तो इस ऑडिबल जो आपको रेंज मैंने बताया 1000 इसके बीच आएगा, यानी कि जो आपने तरंग छोड़ा वो तरंग कौन सा था आपका, ऑडिबल वेव था। ठीक है ना, ऑडिबल वेव यानी कि श्रव्य तरंग, हिंदी में कहेंगे श्रव्य तरंग लिखिए। माइक्रोवेव को सूक्ष्म तरंग लिखिए, सूक्ष्म तरंग। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑडिबल वेव को हिंदी में श्रव्य तरंग। ठीक है, तो हिंदी वाले कुछ नहीं बोल सकते, मैंने पूरा लिख दिया है श्रव्य तरंग। ठीक है, तो चलिए अब प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज, इको को समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे साउंड की। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है आपका इको यानी कि प्रतिध्वनि। इको आपको समझ में आ रहा होगा, आप कई बार आपने माइक में भी आपने सुना होगा इको थोड़ा कम कर दें या इको थोड़ा सा इंक्रीज करने। तो इको में क्या होता है, जैसे कि आपने हेलो बोला तो हेलो 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 हेलो, यानी एक शब्द का क्या हो रहा होता है वहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप कुएं में सर झुका करके आप कुछ भी किसी के भी नाम अगर बोलेंगे, आप जैसे हेलो कहा तो आपको सुनाई पड़ेगा हेलो हेलो हेलो, यानी 2-3 बार 4 बार रिपीटेशन हो जाती है। तो देखिए डेफिनेशन मैंने यहाँ क्या लिखा है कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड का क्या होना, रिपीटेशन होना, काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। यानी कि एक ही ध्वनि एक बार से ज़्यादा बार सुनाई दे तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। और ऐसा किस कारण होता है, तो परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, परावर्तन के कारण। तो ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। जो इको होता है वहां पे क्या होता है, परावर्तन होता है, ये याद रखना। यानी क्या होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, यानी साउंड क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट करता है, जाता है टकरा कर वापस आता है, फिर जाता है, फिर टकरा कर आता है, वही साउंड। हेलो यानी कि जो वर्ड आपने बोला हेलो, वो वर्ड गया, वो आया, एक बार सुनाई दिया, फिर से वो टकरा के फिर से आपके पास आती है, यानी कि 2 बार सुनाई दिया। तो जब भी कोई साउंड आपको रिपीटेशन में सुनाई पड़े वही चीज, जैसे हेलो 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 हेलो, तो ये हो गया इको, एक ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड काउज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। एक ही ध्वनि एक बार से ज्यादा बार सुनाई दे तो उसे आप क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये आखिर होता कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, इसको समझने से पहले कुछ फैक्ट है, कुछ कंसेप्ट को समझिए। देखिए, हमारी जो कान है, ठीक है ना, यानी कि ईयर की अगर बात कर ली जाए, ईयर यानी कि कान, तो इसकी जो परसिस्टेंस पावर होती है, यानी कि कोई भी एक शब्द का जो इफेक्ट हमारे कान में होता है, उसकी इफेक्ट जो, यानी फिर बोल सकते हैं उसकी परसिस्टेंस पावर जो होती है वो कितनी होती है, समय कितनी होती है, 0.1 सेकेंड होती है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। जैसे मैं आपको 3 नंबर ले रहा हूँ, एक मैंने अभी लिया 1, ये आपको क्लियर सुनाई दिया, फिर मैंने कहा 2, ये भी क्लियर सुनाई दिया, फिर मैंने कहा 3, 1 2 3, अभी भी आपको क्लियर सुनाई दिया, फिर मैं कह रहा हूँ 1 2 3, ये अभी भी सुनाई दिया, फिर मैं कहा 1 2 3, अभी भी सुनाई दिया 1 2 3। अब आपको मैंने जो बोला यहाँ पे ना तो 1 को क्लियर सुन पाए, ना ही 2 को क्लियर सुन पाए, ना ही 3 को क्लियर सुन पाए। ठीक है, देखिए फिर से मैं बोला 1 2 3, क्लियर सुनाई दिया, फिर मैंने कहा 1 2 3, अभी भी सुनाई दिया 1 2 3, अभी भी सुनाई दिया 1 2 3 1 2 3। क्या अभी जो मैंने बोला वो आपको सुनाई दिया 1 2 3? नहीं। इसके पीछे रीजन क्या हुआ समझिएगा। देखिए, ये जो 0.1 सेकेंड ये क्या बता रहा है, इसको समझिएगा, क्योंकि ये ही समझना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी एक शब्द, जैसे मैंने कहा हेलो माई नेम, ठीक है, तो ये तीनों शब्द आपको क्लियर सुनाई दिया। यानी कि अगर आपको कोई भी शब्द क्लियर सुनना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, पहला साउंड या फिर पहला वर्ड बोलिए या पहला साउंड बोलिए और दूसरा साउंड, इसके बीच जो टाइम इंटरवल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हेलो माई नेम, तीनों वर्ड आपने सुनाई दिया आपको क्लियर, क्योंकि उनके बीच का जो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड था या उससे ज़्यादा था। अब मैं बोल रहा हूँ हेलो माई नेम, अभी भी सुनाई दिया आपको हेलो माई नेम, तो मैंने थोड़ा फास्ट बोला फिर भी सुनाई दिया, क्यों, क्योंकि उसके बीच का जो इंटरवल टाइम है वो कितना है, 0.1 सेकेंड है। तो इसके बीच का भी टाइम इंटरवल कितना है, 0.1 सेकेंड, तब जाकर के हमें चीज़ें सुनाई पड़ती है। यानी कि आप उस शब्द को या फिर साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं कि पहला साउंड में क्या आया उसको आप डिफ्रेंशिएट किए, दूसरे साउंड को आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और तीसरे साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तब कर पाइएगा जब दो साउंड के बीच का जो गैप होना चाहिए कितना होना चाहिए आपके कान में, यानी कि पहला साउंड जो आया और दूसरा जो साउंड आ रहा उसके बीच का जो गैप होना चाहिए
0.1 सेकेंड। मतलब जैसे आपके घर में कोई एक गेस्ट आए और दूसरा गेस्ट जब आए तभी आएगा जब तक कि उसके बीच का कितना टाइम इंटरवल ना हो जाए, 0.1 सेकेंड हो जाए, तभी जा करके वो दूसरा गेस्ट आपके घर के अंदर इन कर पाएगा। अदरवाइज वो इन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके घर की जो कैपेसिटी है केवल और केवल एक गेस्ट के लिए। ठीक है, तो पहला गेस्ट जैसे अभी आ गया, अब दूसरा गेस्ट अगर इसको आना है तो ये क्या करेगा, ये तब आएगा जब तक कि ये पहला गेस्ट इसके आए हुए इस रूम में 0.1 सेकेंड ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही ये दूसरा गेस्ट इस रूम में इंटर कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच का टाइम इंटरवल मैंने कितना बोला, कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो अब अगर ये ऐसा हो जाए कि ये हेलो माय नेम, ये तीनों, या फिर केवल हेलो और माय, यानी कि ये दो साउंड, इसके बीच 0.1 सेकेंड से भी कम अगर टाइम इंटरवल हो जाए, यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए 0.1 सेकेंड का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ मैथमेटिकली। यानी कि 1/10 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 सेकेंड। देखिए ये एक सेकेंड नहीं है, इसको समझिए क्या है, ये मैंने कहा अभी आपको एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे साउंड ऑफ स्पीड आपने कितना लिखा, 332 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि यानी कि जैसे ही एक सेकेंड होता है साउंड आपकी कितने ट्रेवल कर जाती है, 332 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर जो कान में जो आपकी परसिस्टेंस पावर है किसी भी एक शब्द की या किसी एक साउंड की, कि कितने समय के बाद दूसरा साउंड आएगा तभी आपको सुनाई देगा, वो कितना है, 0.1 सेकेंड, या फिर आप उसे क्या कहेंगे, 1/10 सेकेंड। यानी एक सेकेंड का ये 10वां भाग है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको और भी थोड़ा सा एग्जांपल तोड़ूं, जैसे कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपया दिया गया है, लेकिन इस 100 का मुझे करना है 1/10 भाग, यानी कि 10 भाग में बांटना है, तो अब ये आपके पास कितना आएगा, 10 रुपये ही आएगा। 100 का आपको 10 रुपये ही आ रहा है। सोचिए, एक तो इतना मिनिमम था जो आपको मिला 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये में भी आपको कितना मिल रहा है, उसका 1/10वां हिस्सा, यानी 100 को 10 भाग में बांटा गया है, 10 लोगों को बांटा गया है, तो कितना आपको मिलेगा, 10 रुपये। उसी प्रकार एक सेकंड सोचिए खुद में, मैंने अभी बोला एक सेकंड हो गया, ये एक सेकंड का भी आप 10वां हिस्सा कर रहे हैं, यानी कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात की जा रही है। अब आप उसको परिकल्पना भी नहीं कर पाते, मैंने कोशिश की है कि आप उसको थोड़ा सा परिकल्पना कर पाएं। तो देखिए, जो पहला साउंड आया और दूसरा साउंड आया, उसके बीच का जो गैप कितना होना चाहिए, इंटरवल 0.1 सेकंड। जैसा मैंने कहा हेलो माय नेम, हेलो माय नेम, हेलो माय नेम, अभी सब कुछ सुनाई पड़ रहा है, इट मीन्स उसके बीच साउंड, पहला साउंड, दूसरे साउंड, तीसरे साउंड, चौथे साउंड, पांचवें साउंड के बीच का जो गैप कितना होगा, 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा होगा, तो आप सुन पा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ हेलो सेंटेड, हेलो माय नेम, तो क्या अभी आपको समझ में आया, हेलो तो सुन लिया, लेकिन माय नेम आप क्लियर समझ पाए नहीं, क्यों, क्या हुआ, जो माय, देखिए हेलो आपने सुन लिया, ठीक है, लेकिन माई और जो ये नेम था ये आपको क्लियर नहीं सुनाई पड़ा, क्योंकि जो हेलो आया ये आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सुन लिया आपने, लेकिन दूसरा जो वर्ड आया माय नेम, ये दोनों का दोनों जो था ना, ये आना था इसको 0.1 सेकंड के बाद। ठीक है, 0.1 सेकंड के बाद, लेकिन जो हेलो मैंने इतना स्पीड में और उसके साथ साथ माय नेम भी मैंने इतना स्पीड में बोला कि 0.1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ही मैंने ये तीनों शब्द का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए केवल और केवल पहला साउंड ही आप हेलो सुन पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैंने हेलो कहा था, इसके बाद जो आपको टाइम इंटरवल होना चाहिए था 0.1 सेकंड का, ये टाइम इंटरवल शायद 0.1 से भी कम था, इसके इतने सेकंड में ही मैंने माय नेम का भी नाम ले लिया, इसीलिए माय नेम आपको नहीं सुनाई पड़ा। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक साउंड और दूसरे साउंड के बीच कितना गैप होना चाहिए, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, तभी आप हेलो सुन पाइएगा, तब जाके माई सुन पाइएगा, तब जाके नेम सुन पाइएगा। ठीक है, क्लियर। तो इको कैसे आपको सुनाई पड़ता है ये समझ में आया। रिपीटेशन ऑफ साउंड का मतलब समझ में आया कि रिपीटेशन ऑफ साउंड मतलब ये आपको कान का भी जो कंसेप्ट समझ में आया। अभी इको पे अभी हम लोग चलेंगे, रिपीटेशन साउंड का कैसे होगा उसको भी अभी हम बताएंगे। पहले 0.1 सेकंड का कंसेप्ट, क्योंकि ये लोगों को याद करा दिया जाता है कि हमारी जो कान की जो परसिस्टेंस पावर होती है 0.1 सेकंड या फिर 1/10 सेकंड होता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे आंखों का भी पूछा जाता है कि हमारे आंखों की भी जो परसिस्टेंस पावर होती है वो कितनी होती है, 1/16 सेकंड, यानी कि कोई भी इमेज जो हमारे आंखों में बनी हुई रहती है 1/16 सेकंड तक, यानी कि 1 सेकंड का आप 16वां हिस्सा करेंगे तब तक वो इमेज आपके आंखों तक बनी रहती है। या फिर आप कभी कभी कोई चीज़ें आपको, आप बोलते हैं ना आंख मतलब 4-5 ये हो जाता है आपका, ब्लिंक कर जाता, नहीं क्यों, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके पास आई, इमेज आई, वो इतने फास्ट आई ना कि वो 1/16 सेकंड उन दो इमेज के बीच का गैप ही नहीं रहा। अब देखिए, वीडियो जो आप देख रहे होते हैं ना, जो वीडियो आपका चल रहा होता है टीवी में या मोबाइल में कहीं भी,
तो वो क्या होता है, एक इमेज ही होता है सर, वो इमेज होता है, इस प्रकार से वो इमेज होता है। लेकिन उस इमेज का अगर गैप 1/16 सेकंड होगा, यानी कि पहला इमेज आपको दिखाया, दूसरा इमेज जो दिखाया वो अगर इस गैप में दिखाएगा 1/16 सेकंड में, तब आप दूसरा इमेज देख पाएंगे, तब जाके आप फिर तीसरा इमेज भी देख पाएंगे अगर गैप 1/16 सेकंड का होगा। लेकिन वीडियो में क्या किया जाता है, ये जो गैप जो होता है ना, टाइम इंटरवल, इसको ही कम कर दिया जाता है, जिसके कारण ये इमेज सब आपको एक वीडियो के फॉर्म में चलता हुआ दिखाई पड़ता है। बस यही क्लियर होता है, समझ में आ गया। फिर क्या होता है, कभी कभी चीजें आपको ब्लर दिखने लग जाती है, या फिर आपको मतलब क्लियर पिक्चर नहीं आता, तो क्या होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो भी सैटेलाइट से जो आ रही होती है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिस्टर्बेंस आने के कारण फिर यहाँ पर टाइम इंटरवल गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण आपको कभी पिक्चर रुकता हुआ सा दिखता है, कभी मतलब कि क्लियर ही नहीं आ रहा। तो ये आपका यहाँ टाइम इंटरवल का खेला होता है, ये आई का परसिस्टेंस पावर हुआ है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज का रिपीटेशन होना। 0.1 सेकंड का कंसेप्ट क्लियर है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, उसने कहा हेलो, तो यहाँ से जैसे उसने कहा हेलो, ठीक है, तो ये साउंड एक क्या है, एक वेव है, वेव के फॉर्म में आया। और उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अवरोधक होना चाहिए, यानी कि एक ऑब्स्टकल होना चाहिए। अवरोधक यानी कि एक ऑब्स्टकल होना चाहिए, जिससे ये साउंड जाएगा और इस वाल से या फिर कोई भी एक ऑब्स्टकल से टकराएगा और ये वापस इसके पास आएगा, इसके कान के पास। ठीक है, ये गया और वापस ये फिर से इसके कान पे आएगा, तभी जाकर के उसको दोबारा से वही हेलो सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक ऑब्स्टकल चाहिए। अगर यहाँ बीच में कुछ ऐसी चीजें रख दे जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि यहाँ कर्टेन अगर आपने पर्दा लगा दिया, ठीक है, तो पर्दा अगर आप लगा दें, या स्पॉन्ज लाइक कुछ भी ऐसा कुछ आप यहाँ पर रखेंगे, तो वो साउंड जाएगा और उस स्पॉन्ज में ही फंस के रह जाएगा, ये वापस आ ही नहीं पाएगा, तो फिर आपको वहाँ इको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक ऑब्स्टेकल होना चाहिए। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर, आप रूम में बैठे हुए हैं और आपके और रूम के बीच एक दीवार है ना, चारों तरफ दीवार है, तो आप अभी जो बोल रहे हैं वहां इको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। हेलो बोले तो आपको एक ही बार हेलो सुनाई दिया, वहां क्यों नहीं इको हुआ, क्योंकि एक ऑब्स्टेकल तो वहां भी दीवार है। तो देखिए, ये जो ऑब्स्टेकल और आप जो सोर्स हैं उसके बीच एक डिस्टेंस होनी चाहिए। उतनी डिस्टेंस में अगर आप हैं और बीच में कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो साउंड को एब्जॉर्ब करेगी, तो जाकर के आपको इको सुनाई पड़ता है। जैसे कुएं में आप क्या बोलते हैं, हेलो, तो आपको सुनाई पड़ता है 3-4 बार हेलो 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 हेलो। क्यों, क्योंकि इसके पीछे अब मैं आपको एक डायग्राम से आपको चीजें समझाता हूं। कुआं का कंसेप्ट समझने से पहले अब ये समझ लीजिए, जो ये अवरोधक है ये कितने डिस्टेंस में होगा, इसको अब हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, इस व्यक्ति ने क्या कहा, हेलो, ठीक है, हेलो क्या हो गया, एक साउंड निकला। साउंड अभी ये क्या है, यहाँ पर कौन सा मीडियम, ईयर है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ईयर में कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड ईयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में साउंड कितना ट्रेवल कर रहा होगा सर, 332 मीटर कवर कर रहा होगा। ठीक है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिध्वनि की, यानी कि इको की। इको का मतलब क्या होता है, साउंड का रिपीटेशन होना, यानी कि एक साउंड का ही हेलो का 2 बार सुनना। ठीक है, तो आपको 2 बार हेलो कब सुनाई पड़ेगा, जब इसके बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो अभी हमें ये बताइए, अगर ये एक सेकेंड में, ठीक है, 332 मीटर ट्रेवल करती है, तो 0.1 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगी, हमें ये बताइए। 0.1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 332 इंटू 0.1, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 33.2 मीटर। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आया, ये क्यों मैंने किया फिर से समझिएगा। मैंने आपको ये कहा, जो स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड हेलो बोला, तो साउंड हेलो क्या एक साउंड है, ये गया, ये ईयर में कितने स्पीड से जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में साउंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, 332 मीटर। अब हमें प्रतिध्वनि समझना है, यानी इको समझना है, यानी कि आपने जो हेलो बोला, ये एक बार आपका आया, सुनाई दिया, फिर से वही आपको हेलो फिर से सुनाई देगा। ठीक है, हेलो सुनाई देगा। अब ये जो दोबारा इको आया, यानी कि वही साउंड का रिपीटेशन हुआ, तीसरे बार भी वही हेलो सुनाई पड़ी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अवरोधक होना चाहिए, और बीच में भी कोई ऐसा एब्जॉर्बर और ये मटेरियल नहीं होना चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि वो वहाँ से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस कितने होना चाहिए, जो अवरोधक है या ऑब्स्टेकल है, वो कितने डिस्टेंस में होगा, तब जाके आपको सुनाई देगा। जैसे कि आपको अपने रूम में प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है, तो हमें क्या पता है कि 0.1 सेकेंड में, ठीक है ना, अगर 2 वर्ड या फिर 2 साउंड सुनना है, तो पहला साउंड और दूसरा साउंड के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। यानी हेलो एक बार सुनाई दिया, फिर से दूसरा बार हेलो सुनाई दे, या फिर तीसरा बार सुनाई दे, तो उसके लिए कितना टाइम गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकंड से, यानी कि ये गया और ये फिर आया, यानी कि ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 33.2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये ध्यान रखें, ये तो 33.2 मीटर जो डिस्टेंस आया, ये साउंड गया, इस अवरोधक से टकराया और ये फिर वापस आया। ठीक है,
यानी आपका ये टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक्क 12 और 2 यानी कि 16.7 या फिर 17 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है, डिस्टेंस होना चाहिए अवरोधक का, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये गया साउंड और ये आया, तो ये डिस्टेंस था आपका 33.2, ठीक है, 33.2 मीटर क्या था साउंड का जाना और फिर वापस आपके कान तक आना। लेकिन इसके डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है तो आपका जो आप जो हेलो बोले या फिर जो सोर्स है और जो यहाँ अवरोधक होगा यानी कि जो ऑब्स्टेकल होगा उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो उसके बीच की डिस्टेंस 17 मीटर अप्रॉक्स या 17 मीटर से ज़्यादा होगा तो भी आपको सुनाई पड़ेगा। अब हम चलते हैं कुएं में, आपको कंसेप्ट दिखाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इको जो काम कैसे करती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि कुएं में काफ़ी इजीली हमें सुनाई पड़ती है इको, ठीक है, यानी कि प्रतिध्वनि। जैसे कि कोई व्यक्ति है, इसने हेलो कहा, ठीक है, ये हेलो कहा नीचे झुक करके, तो ये साउंड आई इधर आई, तो ये देखिए ये साउंड आएगा इस तरह से कुएं के अंदर। तो पहला ये साउंड आया इधर, ये हेलो, ठीक है, ये पहला हेलो मैंने लिया, ये आया यहाँ से और इससे टकराया, ये वापस इसके पास चला गया, ठीक है। फिर ये दूसरा साउंड आया, वही हेलो, ठीक है ना भाई, साउंड आई। अब ये जो और ये वाल का डिस्टेंस अगर 17 मीटर होगा, ठीक है, 17 मीटर होगा तो फिर ये क्या होगा, ये दोबारा यही हेलो सुनाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जो साउंड है, ये मान के चल रहे हैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 17 मीटर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये आपका 15 मीटर था, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी आया साउंड वेव, वही जो हेलो था यहाँ से भी टकराया गया, ये था आपका 16 मीटर, ठीक है। प्रतिध्वनि के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हेलो बोला आपने, एक साउंड यहाँ से आया, फिर एक बार साउंड यहाँ से भी टकराया, एक बार साउंड यहाँ से भी टकराया, एक बार साउंड यहाँ से टकराया, एक बार साउंड यहाँ से टकराया। तो ये सभी जो साउंड टकराए, ये केवल एक ही साउंड आपको हेलो सुनाई पड़ा, ठीक है। अगर मान ले यहाँ तक अगर पानी पूरा फिलअप होती, यहाँ तक अगर मान के चलते पूरा पानी फिलअप होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूँ यहाँ पे तक पूरा पानी फिलअप है, ठीक है भाई। तो ये पानी और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना, 16 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ तक अगर कुएं में पानी होगा, ठीक है, और अगर आप हेलो बोलेंगे तो आपको इको सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आया इको, एक अवरोधक से टकराया, ऑब्स्टेकल से टकराया, इसके बीच के डिस्टेंस कितना, देखिए यहाँ आप यहाँ ये डिस्टेंस यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 17 मीटर तो नहीं है, 17 मीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि अगर ये साउंड यहाँ आकर टकराएगा, यानी कि पानी का लेयर अगर यहाँ तक आ जाए और पानी का ये भी डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 मीटर, तो जब कुएं का लेवल अगर यहाँ से 17 मीटर से यहाँ तक अगर पानी रहेगा यहाँ तक, तब जाकर आपको इको सुनाई पड़ेगा। कैसे, तो एक आया साउंड यहाँ पर आपको इससे टकराएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस 17 मीटर है, एक हेलो इधर बोला, तो ये सारा का सारा एक ही हेलो एक ही बार सुनाई पड़ेगा, क्योंकि ये 0.1 सेकंड के अंदर ही सारा का सारा ऑब्स्टेकल से टकरा के आपके कान में आ गया, तो ये सारा का सारा एक ही हेलो आपको सुनाई पड़ा, ठीक। लेकिन ये पानी का लेयर अब इतना आ गया गर्मी के टाइम पे, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितनी हो गई, 17 मीटर है ये डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये 17 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब 17 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ से भी एक बार टकरा के जाएगा, एक बार यहाँ से टकरा के जाएगा, एक बार यहाँ से टकरा के जाएगा, तो ये तो 17 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, ये मान के चलते 10 मीटर है। तो ये 10 मीटर और ये वाला जो 16 मीटर तक यहाँ तक जो भी चीज़ें आप कहोगे, ये सब का सब हेलो एक ही बार सुनाई पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे कि मैं एक बार फिर से फ्रेज डायग्राम 2 कुएं में बनाता हूँ, ठीक है, और हाइट वाइज मैं चीज़ों को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने बोला तो ये मैं हाइट यहाँ ले रहा हूँ, ये अभी पानी यहाँ तक फिलअप है पूरा कुएं में, अभी ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम का है ये। और एक कुआं मैं लिया हूँ एकदम गर्मी के टाइम का, ये सेम हाइट पे है और पानी एकदम अभी एकदम कम सा एकदम नीचे लेयर में है, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लेयर पानी का है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अभी मान के चलते हैं ये आपका 30 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ तक जो है ये लेयर का, यहाँ से यहाँ तक जो इंसान का अगर डिस्टेंस मापा जाएगा तो ये होगा 16 मीटर, और इसके बाद यहाँ 16 के बाद 17, 18, 19, 20 है। और यहाँ से अगर ये जो पानी का लेयर अभी और इस इंसान के बीच का जो हाइट देखा गया ये आपका है 15 मीटर, ठीक है। और 17 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से होगा, मान के चलते हैं यहाँ 15 है तो यानी यहाँ पर 16 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 17 होगा, ठीक। तो अब देखिए ये जब हेलो बोलेगा, ठीक है, तो साउंड वेव आया यहाँ पे ऐसे टकराएगा, यहाँ इस ऑब्स्टेकल जहाँ जहाँ अवरोधक मिलेगा उससे टकराएगा, ये इधर आकर टकराएगा, इस तरह से पानी का इसी ऊपर लेयर तक ही आएगा, अभी अंदर तो साउंड नहीं ना घुसेगा भाई, यहाँ से आके वापस टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेलो बोलेगा तो यहाँ इको नहीं सुनाई पड़ेगा, केवल एक ही बार हेलो सुनाई पड़ेगा। क्यों, साउंड आया 15 मीटर डिस्टेंस से ऑब्स्टेकल, इसके लिए इको के लिए कितना चाहिए, 17 मीटर चाहिए, तो पानी यहाँ तक आएगा ही नहीं, सॉरी साउंड यहाँ तक आएगा ही नहीं। तो ये सभी जितना है ये आपके 0.1 सेकंड के अंदर ही एक पैकेट में आपको हेलो सुनाई पड़ेगा, यानी कि एक हेलो सुनाई पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपने हेलो बोला, यहाँ से टकराया,
एक बार हेलो बोला यहाँ से टकराया, एक बार हेलो यहाँ से आया, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी टकराएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये जो हाइट है आपका 16 मीटर तक का हाइट है यहाँ से इस इंसान का। ठीक है, तो ये सब जितना हाइट है यहाँ तक का, जितना भी टकरा के यहाँ से आया गया, यहाँ से फिर जाके जाएगा, यहाँ से टकरा के जाएगा, उसके बाद यहाँ से भी अगर टकरा के जाएगा तो उसके बाद यहाँ से भी टकरा के, ये सभी एक पैकेट में जाएगा, एक हेलो सुनाई पड़ेगा। लेकिन दूसरा जब पानी का लेयर यहाँ तक है, दूसरा जो साउंड यहाँ गया ये 17 मीटर से अधिक डिस्टेंस में है, तो ये आएगा फिर से आपको एक हेलो और बोलेगा, फिर ये यहाँ से टकरा के आएगा, फिर से एक हेलो और बोलेगा। अब एक बार साउंड आया ये कि यहाँ से टकरा के आया, ये 17 से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो एक और हेलो आपको सुनाई पड़ेगा। तो ये आपका इको इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, पहाड़ों में भी आपको इको इसी तरह से काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पर पहाड़ ये सब प्रकार से बना हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे जाते खड़े होकर बोलते हैं तो पहाड़ इसका जितने डिस्टेंस में होगा टकरा करके वापस आपको हेलो हेलो सुनाई पड़ेगा, लेकिन वो डिस्टेंस 17 मीटर का। अब यहाँ से आपको हेलो बोले आप यहाँ पर, तो ये एक ही हेलो आया। ठीक है, लेकिन इसके कारण एक हेलो आ गया, एक इसके कारण हेलो आ गया, एक इसके कारण, एक इसके कारण, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 17 मीटर है। तो सिंपल सा बात समझ में आ गया भाई, इको का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? इससे डिटेल ज़्यादा हम नहीं समझा पाते। और 17 मीटर कहने का मतलब आपको समझ में आता है कितना फीट? 17 1 मीटर में मान के चलते हैं अप्रॉक्स 3 मीटर है, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 51, ये अप्रॉक्स बोल रहे, इससे ज़्यादा ही होगा, 51 फीट समझ लीजिए। इतना गहराई में आप जाओ, मतलब गहराई में आपकी कुआं वगैरह ही हो सकता है। ठीक है, या पहाड़ वगैरह, इसलिए रूम में तो पॉसिबल ही नहीं कि इतना सब 51 फीट का रूम होता है क्या? बताइए, नहीं होता। एक और आपको प्रॉपर्टी आपकी मैं आज आपको बताता हूँ, एक होता है गुंज, जिसे बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है आपका रिवर्बरेशन कहते हैं, या फिर इसको गुंज। देखिए, इसको इको से लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिसमैच कर लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि रिवर्बरेशन और गुंज एक ही चीज़ है और इको भी एक ही चीज़ है, प्रतिध्वनि भी एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन देखिए रिवर्बरेशन मतलब गूंज, इसमें क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अभी नया नया रूम अगर घर बनाया है, तो आप जैसे एंट्री करते हैं, अभी रूम में आपने कोई भी सामान वगैरह नहीं लाया, ठीक है, या बहुत बड़ा हॉल है, तो आप कुछ भी बात करेंगे ना तो आवाज़ आपको गूंजेगा, रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब आप कुछ बोल रहे हैं हेलो, तो फिर से हेलो नहीं सुनाई पड़ेगा, ऐसे होगा हेलो, इस तरह से थोड़ा सा खिंचावपन आ जाता है साउंड में। ठीक है, इसी को कहते हैं गूंज। तो ये आपका कंसेप्ट है भाई। जैसे कि फिल्म हॉल वगैरह आप देखने जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो रूम में क्या करते हैं, थोड़ा एक स्टैंडर्ड साइज का रूम बनाया जाता है, इसीलिए ताकि आप बात करें तो आवाज़ आपकी गूंजे नहीं। ठीक है, पूरा आवाज़ गूंजेगी अगर आप रूम में बड़ा बात करेंगे। अगर आपकी रूम बहुत बड़ी बन जाए तो आप रूम थोड़ा एक स्टैंडर्ड साइज बनाते हैं। रूम में कर्टेन्स वगैरह लगाया जाता है। कर्टेन्स वगैरह क्या करता है, कर्टेन्स बोले तो पर्दा वगैरह काम क्या करता है, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, ये साउंड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ फॉर्म वगैरह लगा दिया जाता है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सोफा वगैरह स्पॉन्ज होते हैं, तो वो सब क्या कर रहा होता है, साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। या फिर आप सिनेमा हॉल वगैरह जाएंगे तो वो देखिए इतना बड़ा हॉल है, तो वहाँ सिंपल सी बात है भाई, आवाज़ गूंज करेगी। अगर मान ले जो थिएटर में आप जा रहे होते हैं, अगर मान ले दर्शक कम आए, ठीक है, अगर दर्शक कम है तो भीड़ कम है, भीड़ कम है, इट मीन्स फिर वहाँ पे जो भी साउंड बजेगी आपको गूंजेगी, कुछ भी गाना वगैरह आपको सही नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पीछे देखिए उसकी जो वाल वगैरह जो बनी होती है ना, वो बनी होती है आपकी वुड की, लकड़ी की, और उसमें छोटे छोटे इस प्रकार एक होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें साउंड आता है और इसमें साउंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस आपको रिटर्न नहीं और गूंजने नहीं, इसलिए आपको गूंज जैसी फील नहीं होती है। या फिर आप जहाँ बैठते हैं थिएटर के सोफा वगैरह या फिर जो भी होता है चेयर वगैरह, उसमें वो ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं ना जो साउंड एब्जॉर्बिंग होते हैं, साउंड को वो एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ये होता है रिवर्बरेशन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग गूंज। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, इसको आप लोग प्रतिध्वनि या फिर इको से मिसमैच ना करें। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी पिच, या हिंदी में कहेंगे तारत्व। देखिए ये पूरा कंटेंट इसका आपको मिलेगा साउंड का, वेव का, इसलिए आपको कुछ लिखना नहीं है भाई। ठीक है, समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिच यानी कि तारत्व। पिच तारत्व मतलब क्या होता है पहले समझिए। जैसे कि आवाज़ का मोटापन, ठीक है, जैसे मेरी आवाज़ काफ़ी मोटापन आपको लग रही होगी, ठीक है, लेकिन किसी बच्चे की आवाज़ सुन ले, किसी लड़की की आवाज़ काफ़ी, उसकी आवाज़ पतली होती है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपके पिच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो पिच किसके ऊपर निर्भर करता है, तो देखिए पिच के कारण क्या होना, आवाज़ का पतला होना या फिर मोटापन होना। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा, कोई भी साउंड, किसी की भी साउंड या कोई लड़के का साउंड का मोटापन होना, वो किसके कारण, पिच के कारण। लेकिन ये पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यानी जो आवृत्ति होती है, यानी जो साउंड की आवृत्ति, यानी कि जो ध्वनि का जो तारत्व होता है, साउंड का जो पिच होता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
एक सेकंड में कोई भी पार्टिकल कितना बार वाइब्रेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये जो पिच है आपको डिपेंड करता है साउंड की फ्रीक्वेंसी पे, यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा फिर पिच भी वैसे ही चेंज होगा। तो चलिए उसको हम लोग अब देखते हैं। जैसे कि पिच, जो आपका पिच है यानी कि जो तारत्व है वो आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर किसी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी लो है यानी कि आवृत्ति अगर उस व्यक्ति की कम है, आवृत्ति कम होना, फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब जो उसके द्वारा जो साउंड निकलेगा उस साउंड का जो वाइब्रेशन यानी कि उसकी जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे होंगे वो पर सेकंड क्या हो रहा होगा, कम वाइब्रेशन कर रहा होगा। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो साउंड आ रही है उस साउंड की जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा वो एक सेकंड में अधिक बार वाइब्रेट कर रहा होगा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी पिच क्या होगी, कम हम उसे कहेंगे, यानी कि उसका जो साउंड का जो पिच होगा यानी उस व्यक्ति का साउंड का पिच क्या होगा, कम होगा। यानी कि पिच का कम होना यानी उसकी आवाज़ मोटी होनी, जैसे कि मेरी आवाज़ मोटी, तो हमारी पिच क्या हो गई, कम है, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी यानी जो हम जो साउंड से जो भी बातें कर रहे हैं, जो साउंड निकल रही है उस साउंड के जो पार्टिकल वाइब्रेशन जो कर रहे होते हैं वो पर सेकेंड कम वाइब्रेशन करेगी। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी यानी कि उसका पिच क्या होगा, हाई होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, पतली, यानी कि श्रिल साउंड होगी। जैसे कोई बच्चे हो गए, कोई लड़की, तो उसकी जो आवाज़ पतली होगी, पतली होने का मतलब उसकी पिच हाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई, यानी कि उसकी साउंड जो निकल रही है ना, उसका साउंड जो निकल रहा है उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, उस मीडियम में जो साउंड ट्रेवल कर रहा होगा उस मीडियम के पार्टिकल पर सेकेंड अधिक बार वाइब्रेशन कर रहा होगा, उसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यही है। तो आप क्लियर हो गए। पिच से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि साउंड का मोटापन या फिर पतलापन किस पर डिपेंड करता है, तो या फिर किससे संबंध रखता है, तो पिच से संबंध रखता है, यानी कि तारत्व से संबंध रखता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पिच किस पे निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, एम्पलीट्यूड पर, आवृत्ति पे, तरंग दैर्ध्य पर या आयाम पे, तो आप बोलेंगे तारत्व आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करती है। पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति की आवाज काफी ज्यादा मोटी है या फिर कुत्ते का आवाज, लायन के आवाज, आदमी का आवाज, इसका जो होगा पिच क्या होगा, कम होगा, लो होगा, तो आप क्या कहेंगे, इसकी पिच क्या होगी, काफी ही ज्यादा लो होगी। पिच का लो होना यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो भी कम होगी। लेकिन किसी लड़की का आवाज, कोई मधुर कोई संगीतकार है उनका आवाज, या कोई बच्चे का या फिर कोई कोयल का आवाज, वो क्या है, काफी पतली आवाज है, श्रिल साउंड है, यानी उसकी पिच क्या होगी, हाई होगी, या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो देखिए अब एग्जाम्पल आपके ऊपर डिपेंड करता है पकड़ना कि वो एग्जाम्पल आप पकड़ पा रहे नहीं उसकी आवाज से। ये पकड़ेंगे तो आप पिच का भी आंसर निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का भी आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आज की जितनी प्रॉपर्टीज है यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले दिन हम लोग देखेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है वो क्लियर करेंगे, इंटरफेरेंस क्लियर करेंगे, रेजोनेंस, ये 3 प्रॉपर्टीज और बची हुई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सोनार सिस्टम देख करके फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड और जो भी इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना, हमें स्पीड ऑफ साउंड जो आपका डिपेंड करता है आपका कहाँ कहाँ टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी और गैस, यानी एक लेक्चर पे हम लोग खत्म कर लेंगे आपका पूरा साउंड चैप्टर। ठीक है, फिर हम लोग लाइट में इंटर कर लेंगे, यानी फिजिक्स का जितना मेन कोर सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।